RODTEP, रोटेप, किसी भी नाम से बुलाइए, ये नया स्कीम आया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/11/21। व्हाट इज दिस स्कीम? आपने MEIS का नाम सुना होगा। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में पहले क्रेडिट स्क्रिप्ट स्कीम थी जो बहुत ही पॉपुलर थी। ये MEIS स्कीम के अगेंस्ट में अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड में इंटरनेशनल कोर्ट में हमारे ऊपर केस कर दिया कि ये जो स्कीम है ये WTO के जो मैकेनिज्म है उसके साथ ये रिकंसाइल नहीं करता। मामला इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचा और हम वहाँ पे केस लड़े। अनफॉर्चुनेटली वो केस हम हार गए क्योंकि हमारी MEIS स्कीम इंटरनेशनल WTO का जो नियम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम है, उसमें कुछ उसका वायोलेशंस था। तो ठीक है ना, MEIS स्कीम हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से विड्रॉ कर दिया और एक नई स्कीम डाल दी। उसका हमने नाम रहा रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्ट मोटा मोटी वही है जो MEIS स्कीम का था। कैसे ये स्कीम ऑपरेट करेगी और क्या इसका ऑब्जेक्ट है, दोनों बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी टैक्स का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ये फंडामेंटल है, हर कंट्री यही फॉलो करती है। एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट, डोंट एक्सपोर्ट टैक्स एंड ड्यूटीज। So if there is any element of tax and duties in the export product, so that tax element, that duties element should be eliminated. लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे आपने देखा कि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे GST नहीं लगता है तो आपको रिफंड मिल जाता है। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे जो इनपुट यूज हुए हैं उनका हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देते हैं ताकि आप उसका रिफंड क्लेम कर लो। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है ना तो उस पर आउटपुट पे GST लगता है, ना ही इसके इनपुट पे कोई GST एलिमेंट रहता है क्योंकि उसका ITC मिल जाता है। इसलिए एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं, बिकॉज इसमें कोई भी टैक्स एलिमेंट है ही नहीं। बट ये तो हुई GST की बात, लेकिन और भी तो छोटे छोटे टैक्स हो ही सकते हैं ना। जैसे कि कोई लोकल अथॉरिटी ने कोई टैक्स लगा दिया, मंडी टैक्स लग गया, वैट लग गया, एक्साइज ड्यूटी लग गई। अब इन सब का तो ITC मिल नहीं रहा है ना, या मिल भी रहा है तो यूज नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे में ये RODTEP स्कीम काम आ रही है। ये बोल रही है कहाँ आप वैट के ITC लेने जाओ तो उसके बाद कहाँ उसका रिफंड, कहाँ फंसोगे झमेले में। एक काम करो, जिन जिन टैक्स का आप बेनिफिट नहीं लेते हो उन सब के लिए हम आपको एक रेमिशन दे देंगे, एक रिफंड दे देंगे इन द नेम ऑफ RODTEP स्क्रिप्ट। तो सपोज RODTEP स्क्रिप्ट में, इस स्कीम में आपके प्रोडक्ट के ऊपर रेट ऑफ रिफंड है सपोज 2%। अभी आपने 10 लाख का एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट में आपने शिपिंग बिल में टिक कर दिया कि मैं RODTEP क्लेम करना चाहता हूं। बस आपको शिपिंग बिल में कॉलम है RODTEP अवेल्ड और नॉट, तो आप उसे टिक कर दो, यस आई वांट टू अवेल इट। अब जैसे ही आपका एक्सपोर्ट होगा तो सपोज आपका 10 लाख का एक्सपोर्ट हुआ, 2% रेट है। ये 2% यानी 20,000 रुपये आपके क्रेडिट लेजर में, ITC वाला क्रेडिट लेजर नहीं, GST वाला क्रेडिट लेजर नहीं, कस्टम वाले क्रेडिट लेजर में ये 20,000 रुपये आपके रिकॉर्ड हो जाएंगे, मतलब पैसे आ जाएंगे। आपकी भाषा में बोलूँ तो कैशबैक हो जाएगा। ये 20,000 रुपये आपके कस्टम के क्रेडिट लेजर में आ जाएंगे। बस आपको करना कुछ नहीं। देखिए कितना सिंपल प्रोसीजर है। आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तो शिपिंग बिल तो भरेंगे। शिपिंग बिल में है कि आप RODTEP क्लेम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। आपने बोला यस क्लेम करना चाहता हूं। बस अब जो RODTEP की रेट है जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये वैरी करती है, तो जो भी RODTEP का रेट है
उस रेट से आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट आ जाएगी। अब आपका प्रश्न आता है कि उस क्रेडिट का हम करेंगे क्या। जैसे जीएसटी के ई क्रेडिट लेजर में आईटीसी आती है तो उससे हम अपना आउटपुट जीएसटी पे करते हैं। तो इस ई क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस आया है, कस्टम के ई क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस अभी आपने डलवाया है RODTEP के नाम पे 20,000, इसका मैं करूँगा क्या। तो आंसर इज आप फिर कभी कुछ इंपोर्ट करेंगे ना, तो उस पर जब बेसिक कस्टम ड्यूटी देनी है, वो बेसिक कस्टम ड्यूटी आप इस ई क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हैं। इस RODTEP स्कीम से जो आपको स्क्रिप्ट मिला, जो आपके ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस गया, उस बैलेंस से आप अपने नेक्स्ट इंपोर्ट की इंपोर्ट ड्यूटी यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हैं, ओनली बेसिक कस्टम ड्यूटी। आपका प्रश्न आता है ये तो तब होगा जब मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करता हूँ। सपोज मैं रेगुलर एक्सपोर्टर हूँ और इंपोर्ट मेरी बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है, तो मैं इस क्रेडिट का करूँगा क्या। तो लॉ बोलता है कि देखिए यदि आने वाले फ्यूचर में आप कुछ इंपोर्ट करने वाले हो, ऐसा आपका प्लान है, तो RODTEP का जो अमाउंट है वो आपका वहाँ पे यूज हो जाएगा। लेकिन आने वाले फ्यूचर में यदि आपका ऐसा कोई प्लान ही नहीं है कि मैं कुछ इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो ये RODTEP का जो अमाउंट आया है आपके ई क्रेडिट लेजर में, ये ट्रांसफरेबल है। जैसे आप एक पेटीएम अकाउंट से दूसरे पेटीएम अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, वैसे ही आप अपने RODTEP का बैलेंस किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आप दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर दो, अपना इनकैश कराओ उसे, मतलब आप RODTEP को बेच सकते हो। तो सपोज मेरे ई क्रेडिट लेजर में RODTEP के कारण, रोडटेप के कारण सपोज 50 लाख रुपया, और मैं तो इंपोर्ट करने वाला नहीं हूँ, तो मैं किसी बंदे को ढूंढूंगा, भाई किसी को इंपोर्ट के लिए RODTEP चाहिए तो मेरे से ले लो। तो एक बंदा आया, भैया मेरे को चाहिए, हमने बोला ले लो 50 लाख का है, उसने मुझे 45 लाख दे दिए, 50 लाख का RODTEP ले लिया, उसका 5 लाख का भला हुआ और मेरा 45 लाख इन कैश हो गया। तो ये ट्रांसफरेबल है। तो या तो आप इसे इंपोर्ट पे बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करने में यूज कर सकते हो, या फिर आप इसे इन कैश करवा सकते हो, यानी ट्रांसफर करवा सकते हो। गवर्नमेंट से इन कैश नहीं होता। डोंट से कि मेरा नहीं चाहिए मैं तो रिफंड दे दो, नो 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 नो, इट इज ओनली ट्रांसफरेबल। आप अपना मार्केट में ट्रेड करिए, गवर्नमेंट आपको इसको कुछ नहीं देगा। गवर्नमेंट आपके ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस डाल देगा और एज पर गवर्नमेंट आप इसको या तो बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करने में यूज करिए, या किसी दूसरे भाई साहब को आप ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर, ये बात हो गई। बस आप इसमें ये अश्योर करिए कि आप जिस लिए ये RODTEP क्लेम कर रहे हो उस प्रोडक्ट पे आपने कोई और टैक्स की बेनिफिट नहीं ले ली है। यदि आप सोच रहे हो मैं एडवांस ऑथराइजेशन भी ले लूँ, EPCG का भी बेनिफिट ले लूँ और RODTEP भी ले लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक ही चीज़ मिलेगी। तो आप इसमें और कोई इंसेंटिव नहीं लियो। आप ITC क्लेम भी कर रहे हो, RODTEP क्लेम करना चाह रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि यदि कोई DTA का बंदा सेज को माल बेच रहा है तो ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। DTA का बंदा सेज को माल बेच रहा है तो ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। ये स्कीम कोई एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर है, वो उसका बेनिफिट ऑलरेडी ए का बेनिफिट ले चुका है, उसी एक्सपोर्ट पे RODTEP लेना चाह रहा है तो ऐसा नहीं ले सकता। अच्छा, इसमें आपको क्या एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इंडिया में लाना पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली यस। सारा खेला ही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ही किस लिए? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? श्रीलंका की कहानी पढ़िए, किसी भी न्यूज़ चैनल को उठाइए, श्रीलंका की 15 मिनट की स्टोरी समझिए, आपको समझ में आ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या भला है। उसका दिवालियापन का रीज़न ही है कि उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसका सूख गया, तो भैया वो डूब गया। तो इंडिया उस पोजीशन पे नहीं जाना चाहता, तो इंडिया बोल रहा है भैया सुनो, हमें तो श्रीलंका या पाकिस्तान नहीं बनना, हम इंडिया है, हम इंडिया की तरह ही रहना चाहते हैं। तो एक काम करो, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमेशा भरा भरा रहे, इसलिए सारे एक्सपोर्टर दम लगा के एक्सपोर्ट करो, कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज लाओ। तो फॉरेन एक्सचेंज तो लाना ही पड़ेगा, तभी तो आपको इतने सारे इंसेंटिव दिए जा रहे भाई साहब। तो ये जरूरी नहीं है कि पहले फॉरेन एक्सचेंज लाओ फिर तुमको RODTEP मिलेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आप एक्सपोर्ट कर दिए, हम इस प्रिजम्पशन पे कि आप फॉरेन एक्सचेंज ले ही आएंगे, वो हम आपसे उसमें साइन करवा लेंगे कि हम सारे RODTEP की कंडीशंस फुलफिल करेंगे।
उसमें आप टिक करेंगे, तभी हम आपको RODTP का बैलेंस दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज लाओ तब हम आपको RODTP देंगे ना। आप एक्सपोर्ट किए, यस, सिपिन बिल भरे, यस, सिपिन बिल में टिक किए, यस, आपको RODTP मिल गया। अब आप पैसे फॉरेन एक्सचेंज का इंडिया में ले आना, लेकिन इन केस फ्यूचर में आप फॉरेन एक्सचेंज का पैसा इंडिया में नहीं ला पाए, तो जो आपको RODTP का बैलेंस मिला था ना, वो हम रिवर्ट भी करना चाहते हैं, दैट वी विल रिवर्ट यू। तो दैट इज अनदर प्रोविजंस। और आपको पता ही है जो बेसिक फंडामेंटल बातें हैं, ये शिपिंग बिल में भरना पड़ेगा एंड ऑल दैट। टू बी नोटेड, ये 1121 से आया है, तो मुझे लगता है इस बार के एग्जाम में इसका एक डोमिनेटिंग रोल होना ही है। 3 नंबर का ये एग्जाम हॉल में स्टैंड करेगा। एक छोटी सी बात और बता दूं कि इसके लिए जो एक्सपोर्ट की वैल्यू कंसिडर की जाएगी, जैसे सपोज RODTP का रेट है 2%, सपोज 2%, तो आपने कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया, सपोज इसकी वैल्यू 50 लाख, तो ये 50 लाख का 2% आपको मिलेगा। परंतु प्रश्न आता है 50 लाख क्या है, तो ये 50 लाख है आपकी एक्सपोर्ट की FOB। आपका एक्सपोर्ट का जो फ्री ऑन बोर्ड का जो वैल्यू है उसका ये 2% कैलकुलेट हुआ। लेकिन सपोज उस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का डोमेस्टिक प्राइस है 20 लाख रुपया, तो लॉ बोलेगा 20 लाख में ये माल इंडिया में बिकता है, तुम इसको 50 लाख में कैसे एक्सपोर्ट कर दिया भाई? ऐसा तुमको कौन मुर्गा मिल गया? जिस प्रोडक्ट की कीमत इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में 20 लाख है, उसको तुम 50 लाख में किसको चेप दिया? ये सब बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है, तो ये नहीं चलेगा। तो RODTP के लिए जो वैल्यू है, दैट शैल बी द फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, FOB वैल्यू, और 150% ऑफ द डोमेस्टिक प्राइस, whichever is lower, whichever is lower। तो आपकी जो FOB वैल्यू है, दैट मस्ट नॉट एक्सीड 150% ऑफ द डोमेस्टिक वैल्यू। अच्छा, ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए, फिर भी मैं बोल दूं कि जिस प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ रहा है, यानी गवर्नमेंट उसको एक्सपोर्ट प्रमोट नहीं करना चाहता, तभी तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी इसकी। तो जिस प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है या मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स किया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट उसको एक्सपोर्ट को रेगुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, तो उस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पे आपको RODTP का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, तो ऐसे प्रोडक्ट पे हम आपको RODTP का बेनिफिट नहीं देंगे। बात क्लियर? या जिसका मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स किया गया है उस पे हम आपको RODTP का बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि सेज से DTA में, DTA से सेज में जा रहा है तो ये स्कीम नहीं लगेगी। EHTP या BTP या 100% EOU वालों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगी। टू बी नोटेड, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट लाए उसी को एक्सपोर्ट कर दिए, तब तो ड्यूटी ड्रॉबैक है ना यार। तब तुमको ये स्कीम क्यों चाहिए? तब तुम ड्यूटी ड्रॉबैक में 98% क्लेम करो अपना। तो जो प्रोडक्ट लाए उसको एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिए, तो ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। उस प्रोडक्ट को लाने के बाद यदि आपने उसमें कुछ प्रोसेसिंग किया, कोई लोकल प्रोडक्ट ऐड किया, कुछ सर्विसेज ऐड की, तो ये स्कीम आपको पर एप्लीकेबल हो जाएगी। जिस प्रोडक्ट को बनाने के बाद आपने उसे खुद ही कंज्यूम कर लिया, तो एक्सपोर्ट ही नहीं किया, तो आपको किस बात का RODTP मिलेगा? इस स्कीम को अपने एक बार बहुत ही शॉर्ट में एक हल्का फुल्का लिख लेते हैं, राइट? तो एक्सपोर्टर ने नोटिफाइड प्रोडक्ट गुड्स को एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्टेड। अब इस प्रोडक्ट पे नोटिफाइड रेट से RODTEP स्कीम के तहत आपको एक अमाउंट जनरेट होगा, अमाउंट क्रेडिटेड इन E-क्रेडिट लेजर विथ कस्टम। ठीक है। Such amount can be used to pay basic custom duty,
on imported product, basic custom duty on imported product, or can be transferred, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। ओके ओके, नो RODTEP on export of a product subject to export duty, subject to minimum export price, number 2, 100% EOU, number 3, goods manufactured in EHTP, BTP, goods imported and exported as such, without any process, goods cleared from SEZ to DTA, DTA to SEZ, other incentive availed like advance authorization, DFIA, ACGC, etc. Object of the scheme is to export product, not tax and not tax or duty. Export product must be free of all taxes. एक ही बात है ये, और लिख दो आप, फ्री ऑफ ऑल टैक्सेस। हिस्ट्री आपको पता है, MEIS ड्रॉप्ड, क्यों ड्रॉप हुआ मत, कोई खास बात नहीं है, USA ने कंप्लेन कर दी और उसके बाद हम इंटरनेशनल कोर्ट में हार गए एंड रिप्लेस विथ दिस न्यू स्कीम RODTP, applicable with effect from 1/1/21 लिख ही चुका हूँ। Okay, you need to claim the same in SIPIN bill. How to claim? Claim in SIPIN bill or bill of export. Export proceed must be brought in India.
India in CFE convertible foreign exchange, but RODTEP ROTEP is not dependent on रेमिटेंस. मतलब पैसे लाएंगे तभी मिलेगा ऐसी बात नहीं है, लाना तो ज़रूरी है, नहीं तो बाद में विड्रॉ कर देंगे, बाद में रिवर्ट कर देंगे, लेकिन लाएंगे तभी मिलेगा, ये कोई बात नहीं हुई. तो इसलिए मैंने बहुत ही हल्का फुल्का एक समरी यहाँ पे बना दिया है. आपके स्टडी मैट से इसको एक बार रीड आउट करेंगे अपने, जस्ट रीड आउट, वहाँ पे भी आप सावधानीपूर्वक देख लेना, ठीक है. तो दिस इज़ वेरी वाइटल. एग्जाम में इस साल आने की पूरी चांस है. 3 नंबर का एक शॉर्ट नोट या फिर कोई एक छोटा मोटा एग्जाम्स में सम्स, जैसे 50 लाख का गुड्स एक्सपोर्ट किया, मार्केट वैल्यू है 40 लाख और RODTEP की रेट है 4%, तो कितना ड्रॉबैक मिलेगा. तो हमने लिखना है 50 लाख इंटू 4%. दूसरा सम पूछ सकता है कि एक्सपोर्ट किया है, FOB है 50 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट है 20 लाख और RODTEP की रेट है 2%, तो कितना मिलेगा. तो 20 लाख का 150%, वो मैंने लिखा नहीं क्या, वो लिख देता हूँ, 150% और 30 लाख का 2%. एक्सपोर्ट किया एक प्रोडक्ट जिस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया है 5,000 रुपये, FOB वैल्यू है 60 लाख, RODTEP की रेट है 4%, कितना ड्यूटी ड्रॉबैक, कितना RODTEP मिलेगा. तो हम लोग बोलेंगे नील, क्योंकि आपने उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया है. इस तरह का एक फंडामेंटल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जो आप थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है. वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, value on which RODTEP shall be available, FOB of exported product, or 150% of market value, domestic value of goods, whichever is lower. तो एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आप इस पर एक्सपेक्ट करिए और एक शॉर्ट नोट आने की प्रोबेबिलिटी हाई है. शॉर्ट नोट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है. तो आओ पहले अपने इसको अब एक बार मैथ से भी पलट लेते हैं, ठीक है. मुझे लगता है इस साल ये टॉपिक बड़ा ही वाइटल है. एक बार आप इसे पूरा यहाँ पे देख लो, फिर एक बार मैथ में देख लो, बस हो गया. इस सब अच्छा सा इमेजिन कर लेना कि क्या आना चाहिए इस पे. स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ये नया आया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/21. गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट. यहाँ पे इसका फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेशन ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट फॉर एलिजिबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. The RODTEP scheme is based on globally accepted principle that taxes and duties should not be exported and taxes and levies borne on the export product should be either exempted or remitted to exporter. तो कैसे भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं लगे, इसी फंडामेंटल पे है. तो या तो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे जो टैक्स है उसको एग्जाम्प्ट कर दीजिए और या फिर वो उसको एक्सपोर्टर स्वयं बियर करे. जो एक्सपोर्टर ने बियर किया वो उसको वापस रिफंड मिल जाना चाहिए, रेमिट मिल जाना चाहिए. दिस स्कीम प्रोवाइड्स फॉर रेमिशन ऑफ अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट क्रेडिट इन एक्सपोर्ट लेजर अकाउंट विद कस्टम. तो इस स्कीम का मेन फंडा ये है कि जो भी आपका टैक्स लगा है वो आपको रेमिट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट credited in exporter's ledger account with custom. Objective of the scheme, the object is to refund currently unrefunded, it's to refund
currently unrefunded duties taxes levied at the central level, state level or local level borne on the exported product, including prior stage cumulative indirect tax on goods and service used in production of exported product. आप समझ रहे हो, exported मतलब export हो चुका वो product. Such indirect duties taxes levied in respect of distribution of exported product. Salient feature of the scheme: it seeks to refund to exporter the embedded central, state and local duties taxes that were so far not been rebated or refunded. Duty credit is issued in lieu of remission of any duty tax levy chargeable on any material used in the manufacture, processing of goods or for carrying out any operation on such goods in India that are exported, whether such duty tax is levied, is not exempted, remitted, credited or under any such scheme, where such duty tax levy is not exempted, remitted, credited under any other scheme. मतलब जिस टैक्स को आपको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया, रेमिट नहीं किया गया, आईटी से नहीं मिला, उस टैक्स का एटलीस्ट हम आपको एक क्रेडिट स्लिप के माध्यम से आपको रेमिशन देंगे. अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स अंडर FTP, यदि आप उसको एक्सपोर्ट करते हो, वैल्यू ऑफ द सेड गुड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी क्रेडिट टू बी अलाउड अंडर द स्कीम शैल बी डिक्लेयर्ड एक्सपोर्ट FOB वैल्यू ऑफ द सेड गुड्स or up to 1.5 times of the market price of the said goods, whichever is lower. Value of the said goods for calculation of duty shall be जो भी आपका एक्सपोर्ट का FOB है वो, या उसका मार्केट प्राइस था 1.5 टाइम्स, ये तो आपको पता ही है 1.5 टाइम्स इस साल बहुत पॉपुलर है. The refund in the form duty credit would be credited in the electronic credit ledger in the customs automated account of the exporter. तो ये जो रिफंड है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो कस्टम के साथ आप मेंटेन करते हो, कस्टम ऑटोमेटेड अकाउंट ऑफ द एक्सपोर्टर, उसमें चला जाएगा. सच ड्यूटी क्रेडिट शैल बी यूज ओनली टू पे बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट. तो ये जो आपने क्रेडिट पाई है उससे आप अपने दूसरे प्रोडक्ट की जब आप इंपोर्ट करो तो उसकी बेसिक कस्टम ड्यूटी आप यहाँ से पे कर सकते हो. द ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप आर freely transferable, that is credit can be transferred to other importer account. The rebate under the scheme shall not be available in respect of duties and taxes already exempted or remitted or credited. Obviously जिसका आपको already exemption मिल गया उसका आपको इसमें remission भी मिलेगा. Eligibility for the scheme: all exporter of the eligible RODTEP export items are eligible for this scheme. जो भी RDTEP के लिए एलिजिबल है वो सब इस स्कीम के लिए भी एलिजिबल है. Reward under this scheme: rebate would be granted to eligible exporter at a notified rate as a percentage of FOB value with a value cap per unit of the eligible exported product whenever required on the export of items. However, for certain export items, a fixed quantum of rebate amount per unit may also be notified. तो या तो परसेंटेज बेस पे मिलेगा या फिर फिक्स अमाउंट बेसिस पे मिलेगा. Rebate would not be independent on the realization of export proceeds. Rebate would not be dependent on the realization of export proceeds at the time of issue of rebate. However, rebate will be deemed never to have been allowed in case non-receipt of same proceed. तो वैसे तो आपको भले ही एक्सपोर्ट प्रोसीड अभी तक नहीं मिला है फिर भी आपको रिबेट मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली यदि आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड इंडिया में नहीं आया तो ये रिबेट आपका कैंसिल हो जाएगा. Ineligible supplies items categories under RODTEP. Following shall not be taken into account for calculation of entitlement: export of imported goods in same or substantially in the same form. यानी ये प्रोविजन सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए अवेलेबल है. Export through transshipment, meaning thereby exports that are originating in third country but transit through India. तो transit through India, इंडिया का एक्सपोर्ट कभी होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इसलिए आपको रिबेट किस बात का चाहिए.
एक्सपोर्ट प्रोडक्ट विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो जिस प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है उस पे ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी, या जिस प्रोडक्ट के प्राइस पे हमने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस सेट कर रहा है उसके एक्सपोर्ट पे आपको ये RoDTEP नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट विच आर रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड, जो आइटम प्रोहिबिटेड उसको तो आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली उस पर RoDTEP नहीं मिलेगा। सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय DTA यूनिट टू सेज, तो DTA से जो सेज में माल जा रहा है उस पर ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, या फ्री ट्रेड डब्ल्यू जोन में WZ में जा रहा है तो वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन EHTP और BTP वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। गुड्स विच हैव बीन टेकन इनटू यूज आफ्टर मैन्युफैक्चर, गुड्स विच हैव बीन टेकन इनटू यूज आफ्टर मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर के बाद जो गुड्स आप इसमें यूज कर रहे हो वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। एक्सपोर्ट फॉर विच द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन ISTAT EDI हैज़ नॉट बीन जनरेटेड एक्सपोर्ट फ्रॉम नॉन EDI पोर्ट। Product manufactured or exported availing the benefit of notifications dated 1/4/97 deemed export. Product manufactured partly or wholly in a warehouse. Goods for which claim of duty credit is not filled in a shipping bill or bill of export in the custom automated system. Product manufactured or exported in discharge of EO against an advance authorization DFIA, special advance authorization etc. Product manufactured exported by unit license as 100% EOU, तो इन सब के लिए स्कीम अवेलेबल नहीं है। इंक्लूजन ऑफ एक्सपोर्ट मेड अंडर दीज कैटेगरीज इन RoDTEP स्कीम विल बी डिसाइडेड लेटर, तो ये भी पेंडिंग है, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि इन्हें ये स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक छोटा सा टॉपिक और है वो भी आप देख लो, टॉपिक का नाम है थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर। थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर मतलब भैया क्या होता है कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और आप मेरे थ्रू एक्सपोर्ट कर दो, मतलब मैं दोबारा बोलूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और आप एक्सपोर्टर हो, तो आपने बोला कि मैं आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दूँगा, तो माल मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है लेकिन आप हो एक्सपोर्टर, आप हो मीडिया, आप हो मिडिल मैन जो एक्सपोर्ट करते हो, तो थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स, थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट कर रहा है मेरा प्रोडक्ट, बायर है X, मैं हूँ वेंडर Y और एक्सपोर्टर है Z, तो Z हम लोग का थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर है। तो क्या इस एक्सपोर्ट को FTP रिकॉग्नाइज करता है क्या? तो लॉ बोला हाँ अल्टीमेटली तो एक्सपोर्ट ही हुआ ना, कंट्री में तो CFE आया ना, तो क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको इंसेंटिव जरूर देंगे। भाई आप, मेरा स्पेशलाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग में फोकस हूँ, आपका स्पेशलाइजेशन है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्ट में फोकस्ड हो, तो ठीक है ना, आप मेरा सारा एक्सपोर्ट का काम संभालो, यहाँ से मैं मैन्युफैक्चर करके देता हूँ आपको। तो थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट मेड बाय एन एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर ऑन बिहाफ ऑफ अनदर एक्सपोर्टर। इन सच केस एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सच एज शिपिंग बिल, ये बहुत खास बात है, शिपिंग बिल शैल इंडिकेट नेम ऑफ बोथ मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एंड थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर, दोनों का नाम होना चाहिए। थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर मतलब जो एक्चुअल एक्सपोर्ट कर रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर यानी मैन्युफैक्चरर का नाम उसमें होना चाहिए। BRC यानी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, ZR डिक्लेरेशन, एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड इनवॉइस should be in the name of third party exporter. Such third party exporters shall be allowed under FTP. एक illustration डाला हुआ वो भी आप देख लो। CD Corporation, a merchant exporter, procured order of goods from a customer in USA. यहाँ पे CD Corporation जो है वो थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर है, वो मर्चेंट एक्सपोर्टर है, वो उसके पास एक ऑर्डर आया है। It approached AB Corporation, a manufacturer, for execution of the same order. It approached AB Corporation, a manufacturer, for execution of said export order. The shipping bill relating to consignment bear the name of CD Corporation. Shipping bill में सिर्फ CD Corporation का नाम है। Bank realization certificate, export order and invoice are also in the name of CD Corporation.
comment whether AB Corporation would be deemed as exporter under FTP. तो लॉ ये बोल रहे हो कि भैया प्रॉब्लम क्या आ रही है ना यहाँ पे कि शिपिंग बिल में आपने सिर्फ सीडी कॉर्पोरेशन का नाम लिखा है। शिपिंग बिल में यदि आप सीडी कॉर्पोरेशन और एबी दोनों का नाम लिखते हैं, यानी मैन्युफैक्चरर एंड थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर दोनों का नाम लिखते ना, तो आपको ये एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ट्रीट हो जाता। लेकिन सिंस आपने शिपिंग कॉर्पोरेशन में सिर्फ थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर का नाम लिख दिया और मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं लिखा, इन द प्लेस द बीआरसी एक्सपोर्ट और द इनवॉइस आर इन द नेम ऑफ सिटी कॉर्पोरेशन, द शिपिंग बिल डज नॉट हैव द नेम ऑफ द एबी कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चरर, इसलिए ये एक्सपोर्ट एफटीपी में ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ये छोटा सा इलस्ट्रेशन था थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट को लेके, मुझे लगा ये भी एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। आई डिड दिस, ठीक है। एफटीपी आसान टॉपिक है, 2015-20 इसका नाम है। ये अभी तक 8-10-21 तक एक्सटेंडेड है, हो सकता है आने वाले दिनों में और एक्सटेंड हो जाए या बहुत ही जल्दी एक न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आना बनता है। लेकिन अभी ये 15-20 इसका नाम है, लेकिन एप्लीकेबल अभी तक है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन मत ले लेना, 15-20 नाम है हमारे 21 तक ही में एप्लीकेबल होगा क्या? यस होगा। 8-10-21 तक यही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है हमारी। थोड़े बहुत जो अमेंडमेंट हुए वो हमने आपको बता दिए, ठीक है।